हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑडिटिंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच देखने वाले। इसमें हम लोग प्रैक्टिकली ऑडिटिंग कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। जब भी कभी आपके पास कोई नया स्टाफ ज्वाइन होता है या कोई नया आर्टिकल ज्वाइन होता है तो उसको आपको ऑडिटिंग समझाना पड़ता है। अगर ये वीडियो आप उसको बता दो तो उसको समझाने के लिए आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक आइटम लिया है, बैलेंस शीट आइटम। वो है कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कैश एंड बैंक बैलेंसेस का ऑडिट कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप क्या किया है, ये मैंने एक ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। धीरे धीरे ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग एक एक चीज टेस्ट करते जाएंगे। फर्स्ट है ट्रेसिंग द बैलेंस ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये समरी शीट बना लिए। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हो लिंक दिया हुआ है। इसको मैं लिंक बताता हूँ आपको। तो ये लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असर्शन क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। उसके पहले हम लोग एक बार असर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। असर्शन क्या होता है कि a set of information that preparer of the financial statement is providing to another party। यहाँ पे हम लोग particularly with this existence, completeness, valuation, rights and obligation, presentation and disclosure, ये चार पांच चीजें देखने वाले। तो फर्स्ट बिना कॉम्प्लिकेटेड किए, बिना थ्योरेटिकली जाते हुए प्रैक्टिकली क्या क्या चेक करना है वहां पे स्टार्ट करते। पहला पॉइंट है ओपनिंग obtain the listing of bank balances as on 31st March 2021। मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 लिया है, जो कि अभी आने वाला है। और वो जो है, और ट्रायल बैलेंस में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और जो मुझे लिस्टिंग मिली है टीबी से मैंने चेक कर लिया कि वो कंप्लीट है क्या नहीं। तो वो डेटा मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। ये मेरे बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन रहेगा, जिसको मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट के रूप में मेंटेन किया है। तो फर्स्ट है मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है कैश ऑन करंट अकाउंट्स एंड डिपॉजिट विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी लेस देन 3 months और कैश ऑन हैंड। तो ये तीन आइटम है मेरे, जो मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। उसके बाद मेरे जो डिपॉजिट है 3 महीने से ऊपर है और 12 महीने से नीचे है, वो मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस का पार्ट है। और उसके बाद मेरा कोई डिपॉजिट है जो कि 12 महीने से ज्यादा मैच्योरिटी है। तो कोई अगर नॉर्मल फाइनेंशियल्स बना रहा है तो उसमें वो करंट नॉन करंट का बाइफर्केशन करना है, तो ये नॉन करंट एसेट में भी आ जाएगा। तो ये आप एक बार चेक कर लेना। ये सब्जेक्टिव है, बट एक ब्रॉड लेवल का अंडरस्टैंडिंग यहाँ से दे रहे हैं कि आपको करना क्या है इसमें। अब यहाँ पे मैंने ये जो इंफॉर्मेशन है ये पुट डाउन कर ली है। इसके बाद इसका जो है एक, ये जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा था उसको मैंने यहाँ पे समराइज कर लिया। उसके बाद उसकी डिटेल्ड समरी यहाँ पे बनाई। तो जैसे मेरे कैश ऑन करंट अकाउंट है, तो मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर लिया यहाँ पे। तो मेरे 1 2 3 4 बैंक अकाउंट है, उसमें मेरे कितने बैलेंसेस है, ठीक है। डिपॉजिट जो है मेरी वो अलग से उसका बाइफर्केशन, और कैश ऑन हैंड का अलग से बाइफर्केशन, और फिर से नीचे डिपॉजिट का अलग बाइफर्केशन किया। ये बेसिकली मैंने प्लॉटिंग किया। अब मैं मेरा फर्स्ट पॉइंट टेस्टिंग का स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, जो 31st मार्च 2021 का है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस टैली कर लिया। ये मैंने टीबी का रेफरेंस दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल। तो ये टीबी के हिसाब से मेरा जो डेटा है वो ऊपर का है, और दूसरा जो बैलेंस शीट में आ रहा है वो। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया एक वर्क पेपर, अपना अच्छा दिखना प्रेजेंटेबल। तो अमाउंट ट्रेस टू ट्रायल बैलेंस, मैंने ट्रायल बैलेंस के साथ टैली किया है, और प्रीवियस पीरियड। तो अब इसमें का फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, बैलेंस कंफर्मेशन एंड बैंक रिकंसिलेशन। तो फर्स्ट मेरा पार्ट है ऑब्टेन डायरेक्ट बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक्स एक्नॉलेजिंग द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स एज ऑन 31st मार्च 2021। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, बैलेंस कंफर्मेशन का ट्रैकर बनाया है। तो बैलेंस कंफर्मेशन भेजते वक्त बहुत सारे लोग एक छोटी गलती करते हैं, वो जितने बैंक अकाउंट्स है उतने ही मेंशन करते, बट आपको बैंक अकाउंट्स मेंशन नहीं करना है। आप जब बैलेंस कंफर्मेशन लेटर भेजते हो
तब आप वहां पे कस्टमर आईडी भेजिए। क्यों कस्टमर आईडी भेजना है? देखिए, अगर आप पर्टिकुलर बैंक अकाउंट देते हो तो उसी का बैलेंस कंफर्म करेगा, बट आप कस्टमर आईडी भेजते हो कंफर्मेशन के लिए, तो उसकी कहीं पे बैंक गारंटी है क्या, कहीं पे कुछ लोन है क्या, और 10 चीजें बैंक आपको प्रोवाइड कर देगी। तो कभी भी बैलेंस कंफर्मेशन जो है एक कस्टमर आईडी से आपको मांगना है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ सीरियल नंबर, नेम ऑफ द बैंक, बैलेंस कंफर्मेशन सेंट, यस, ओके, इसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी नंबर है, कंफर्मेशन रिसीव्ड, मिल गया है कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन को एक रेफरेंस करके भेजिए। जब भी आप बैलेंस कंफर्मेशन फिजिकली भेजते हो तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक सीरियल नंबर भेज दीजिए। आप XYZ ऑर्गेनाइजेशन में हो तो XYZ ऑर्गेनाइजेशन का एक सीरियल नंबर, कुछ एक रेफरेंसिंग नंबर वहां पे डाल दीजिए। तो जब कभी भी वो कंफर्मेशन पे कंफर्म करके देगा बैंक, तो आपको वो पता रहेगा कि आपने जो कंफर्मेशन लेटर भेजा है उसी को वो रिवर्ट किया। नहीं तो बहुत बार क्लाइंट ऐसे करते हैं कि आपने कंफर्मेशन भेज दिया, वो अलग से कंफर्मेशन कंफर्मेशन तो क्लाइंट के लेटर हेड पे होता है, तो वहां पे आपका एक रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। तो आप समझ पाओगे कि आपको आपने जो कंफर्मेशन भेजा है उसी का रिवर्ट आया है, ना कि क्लाइंट ने डायरेक्टली अगर बैंक को दिया है। तो कुछ क्लाइंट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी हर कोई क्लाइंट करता है। सत्यम का केस देखने के बाद बैंक कंफर्मेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये बैलेंस कंफर्मेशन में रिसीव्ड नहीं, अब बैलेंस एज पर बुक्स देख लिया है इसमें हम लोगों ने, और बैलेंस एज पर कंफर्मेशन अगर डिफरेंस है तो मैं बैंक रिकंसिलेशन का वर्किंग करूंगा, वहां पे मैं चेक कर लूंगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने इसको लिंक देके रखा है, मैंने एक वर्क पेपर बनाया है। ये टेम्पलेट आपको अगर चाहिए तो आप ये लिंक से फॉलो कर सकते हो, या फिर यू कैन मेल मी, मैं मेल आईडी एट द एंड ऑफ लेक्चर दूंगा। अब बैलेंस कंफर्मेशन जब आप भेजते हो तो फॉलोइंग पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल है, ये चीजें ध्यान में रखना है कि जब कभी आपका कंफर्मेशन रहे वो ओपन रहे। आप उसमें सिर्फ ये पूछिए उनको, अकाउंट and balance details including loans, fixed deposit and statement of and state the account balance are subject to any restrictions। जो बैंक अकाउंट बैलेंस है, एफडी है, लोन है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। डिटेल्स ऑफ फैसिलिटीज लाइक लोन्स, ओवरड्राफ्ट, गारंटीज, इंडेमनिटीज, तो ये पर्टिकुलर क्लाइंट आईडी के अगेंस्ट ये सब है क्या, ये भी आपको चेक करना है। उसके बाद एनी अदर बैंकिंग रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम मैंने जो भी मेंशन किया है इससे। तो आप जब बैलेंस कंफर्मेशन लेटर बनाओगे तो इंश्योर करना ये सारी चीजें आपके बैलेंस कंफर्मेशन में रहेगी। अब हम लोग बैलेंस कंफर्मेशन चेक करने के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी बैलेंस कंफर्मेशन मिला है और बुक्स का जो बैलेंस है उसमें जो भी रिकंसाइलिंग आइटम है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बैंक का एग्जांपल लिया जहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस है, बुक बैलेंस एज पर बुक्स 15,000 रुपए है और बैलेंस एज पर बैंक 5,000 रुपए। तो इसमें एक रिकंसाइलिंग आइटम था 10,000 रुपए का कि जो चेक मिल गया है मुझे, मैंने डिपॉजिट को लगा दिया बट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो आप कभी भी रिकंसिलेशन देखते हो तो चीजें ध्यान में रखना कि जो भी रिकंसाइलिंग आइटम है उसका नेचर आपको लिखना है, क्या नेचर है उसका, तो तब आपको समझेगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। और दूसरी बात, वेरीफाई कि कोई चेक आपका जो आउटस्टैंडिंग है 3 महीने से तो ज्यादा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बैंक कोई क्लाइंट लास्ट पीरियड में चेक्स इशू कर देता है बट वो सब्सिक्वेंटली क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको चेक करना जरूरी है। सब्सिक्वेंट क्लियरेंस आपको देखना जरूरी है, चाहे चेक इशूड हो और रिसीट हो। तो चेक इशूड या चेक रिसीव्ड उसका नेचर भी लिख लो कि कौन से ट्रांजैक्शन के लिए आपको दिया, तो ये आपको एक एडिशनल इवेंट देगा। और वो पढ़ने के बाद आपको समझेगा कि ये ट्रांजैक्शन इसमें आना चाहिए या रिकंसिलेशन में नहीं आना चाहिए। आप आपका टेस्टिंग थ्रेशोल्ड बना सकते हो। ठीक है, वो हिसाब से आप आपकी टेस्टिंग कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कट ऑफ टेस्टिंग। बैंक तो रिकंसिलेशन कर लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे देख लिए चेक्स मोर देन 3 मंथ्स जो रहते हैं वो एक्सपायर्ड रहते हैं। करेक्ट, चेक्स का लाइफ 3 महीने का रहता है, तो अगर चेक्स का लाइफ 3 महीने से ज्यादा है तो इंश्योर करो कि वो एंट्री जो है वो रिवर्स हो रही है, क्योंकि वो एंट्री नहीं रहेगी क्योंकि वो चेक्स एक्सपायर हो गए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कट ऑफ टेस्टिंग। आप क्या कर लो कि जो आपका कट ऑफ पीरियड है आप डिसाइड करना बेस्ड ऑन हर एक क्लाइंट, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ यूजेस ऑफ बैंक एंड कैश अकाउंट, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कट ऑफ कितने पीरियड का लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 कट ऑफ के ट्रांजेक्शन लिए, 5 लास्ट पेमेंट, 5 लास्ट रिसीट, और जो नए साल है मतलब 2021 अप्रैल का, उसके भी 5 रिसीट और 5 पेमेंट के ट्रांजेक्शन्स लिए। वो पेमेंट के ट्रांजेक्शन लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, उनके डिटेल्स मेंशन किए और नेचर ऑफ एक्सपेंस देखा कि ये कौन सा नेचर ऑफ एक्सपेंस है, इसका सपोर्टिंग में जो बिल लगाया हुआ है वो कौन से पीरियड का है। तो वो यहाँ पे हम लोग एक्रूअल भी चेक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई बिल बाद में आ जाता है और आप पेमेंट अभी कर देते हो, बट वो ट्रांजैक्शन आपके फाइनेंशियल पीरियड का रहेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जब भी आप कोई पेमेंट देख रहे हो तो उसका सपोर्टिंग बिल आपको चेक करना जरूरी है। वो चेक करने के आपको देखना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है क्या, जो पेमेंट है वो सही रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है वो चेक कर लेना। और दूसरा, उसके सपोर्टिंग का जो एक्सपेंस है या उसके सपोर्टिंग का जिस जो कुछ रिलेटेड ये जो पेमेंट किया है उसका करेक्ट प्रोविजनिंग लेना था क्या, या उसको कौन से पीरियड में एक्सपेंस आउट करना था, वो आपको देखना जरूरी है। तो वो है कट ऑफ प्रोसीजर। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है कैश सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आप कैश ऑन हैंड आप कैसे चेक कर सकते हो, तो आपको जो डिनोमिनेशन रहते हैं ना, आप जब स्टॉक ऑडिट को जाते हो या स्टॉक टेक को जाते हो, स्टॉक टेक करेक्ट वर्ड रहेगा, जब आप स्टॉक टेक को जाते हो 31 मार्च को हर एक क्लाइंट पे विजिट, इंश्योर करना कि आप स्टॉक के स्टेटमेंट के साथ कैश सर्टिफिकेट लेके आ रहे हो। तो उससे क्या होगा, एक कंट्रोल मिल जाएगा आपको, जितने भी ब्रांचेस है जो भी करेंसी है वहीं पे आप गिन लेना और वहीं से क्लाइंट से सर्टिफिकेट लेके आ जाना। तो इंश्योर होगा कि आपका जो कैश बैलेंस है वो बाद में चेंज नहीं करेंगे। आप ऑडिट कब करते हो, जब 31 मार्च को तो आप स्टॉक टेक को चले जाओगे, ऑडिट आप 2 महीने बाद करोगे, इन बिटवीन क्लाइंट उसमें कुछ चेंजेस ना कर दे, तो आपका रिस्क इसमें मिनिमाइज हो जाएगा कि आप 31 को जब स्टॉक टेक करते हो तभी कैश सर्टिफिकेट लेके आ जाना। अब कभी क्या होता है कि कोई क्लाइंट आपका ऐसा होता है जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज भी पड़ा है, तो आप आरबीआई का एक्सचेंज रेट उसमें ले सकते हो, लगा सकते हो। उसके बाद आखिरी का पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में आप क्या चेक करोगे, अब क्या होता है फिक्स डिपॉजिट के साथ एक्रूड इंटरेस्ट भी इनकम आपका चेक हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक डिटेल्ड वर्किंग एक तो फिक्स डिपॉजिट के शेड्यूल में बनाना पड़ेगा या फिर एक्रूड इनकम के शेड्यूल में बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट का। तो आप देख लो पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट नंबर, ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड, एडिशन कितना हुआ, डिपॉजिट डेट कब है, कब मैच्योर्ड होने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एफडी मैच्योर्ड हो गया बाकी है होना। उसके बाद आप देख सकते हो बैलेंस कितना है क्लोजिंग पीरियड को। ठीक है, ये बैलेंस आप मैच कर लोगे, एफडी का भी आपको बैलेंस कंफर्मेशन में ही आ जाएगा, तो ये नंबर्स आपको वहां से टैली करना है। कभी क्या होता है कोई बैंक प्रिंसिपल को ही कंफर्म करती है, इंटरेस्ट को नहीं करती है, तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि प्रिंसिपल दिखे, इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट भी उसके साथ दिखे, तो वो आपको क्रॉस टैली करना है। उसके बाद इसमें ग्रॉस इंटरेस्ट कितना है, टीडीएस कितना कट हुआ, नेट इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट एज पर बुक्स कितना दिख रहा है, एक्चुअली इंटरेस्ट इनकम उतना ही है क्या जितना बुक्स में दिख रहा है, एफडी पे कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको जब भी आप बैंक कैश और बैंक ऑडिट करते हो तो ध्यान में रखना है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको कि ऑडिट प्रोग्राम में आप क्या क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो टैली कर लोगे, वो समरी शीट हो गई। उसके बाद उसी के डिटेल्स आप डिटेल्ड समरी में करोगे और इसको आगे यहाँ पे वर्क पेपर रेफरेंस रख दो, जैसे मैंने बैलेंस कंफर्मेशन ट्रैकर में ये नंबर्स चेक किए, तो मैं यहाँ पे
ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरह आप भी वही डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हर एक आप आपका हिसाब से बना सकते हो कि आपको क्या बनाना है। तो ये यहाँ पे टैली हो गया, ये डिपॉजिट भी यहाँ पे टैली हो गया। ये एक ड्राफ्ट वर्किंग पेपर है जहाँ पे एक्सक्लूसिवली आप क्या क्या कवर कर सकते हो और आपका कवरेज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर लिया। अब मैंने बैंक कंफर्मेशन ले लिया। तो बैलेंस कंफर्मेशन में मेरे को क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, मेरे को इंश्योर करना है कि मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स से ही नहीं मांग रहा हूँ, मैं कस्टमर आईडी से और डिटेल्स मांग रहा हूँ। तो आई विल गेट टू नो कभी क्या होता है, बैंक गारंटी दे दी है, वो बैंक अकाउंट देके आप कंफर्मेशन लोगे तो आपका वो पॉइंट छूट जाएगा। ऑडिट का रिस्क है, तो आप करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए कस्टमर आईडी यूज कर सकते हो। फिर रिकंसिलेशन में आप देख लो कि सब्सिक्वेंटली कब क्लियर हो रहा है, नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है वहां पे। अब कभी कभी चेक का लाइफ 3 महीने का है और 4-6 महीने से वो रिकंसाइलिंग आइटम पड़ा है या ओपनिंग ही रिकंसिलेशन आइटम पड़ा है, तो हाईलाइट कर लो। हाई वैल्यू आइटम्स चेक कर लो। कभी कभी क्या होता है, कोई क्लाइंट के पास बहुत सारे लाइन आइटम्स होते हैं, तो आप आपकी मटेरियलिटी जब डिसाइड करते हो उसमें से हाई वैल्यू ले लो, और दूसरा जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है रिकंसिलेशन में वो चेक कर लो। obtain the balance बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड वेरीफाई द क्लियरिंग डेट्स। तो सब्सिक्वेंटली कब आपका जो रिकंसाइलिंग आइटम क्लियर हो रहा है वो आप चेक कर लो। उसके रिलेटेड एक एडिशनल कॉलम भी लिख दो कि क्या नेचर ऑफ एक्सपेंस था, और आप में आप वो देख लो कि ये करेक्टली बुक हुआ है या नहीं हुआ। Check for any unusual item in reconciliation statement such as uncleared high value checks, contra transfer or statutory pending payments pending clearance। हाई वैल्यू चेक्स क्या होता है, कभी कभी क्रेडिटर कम दिखाने के लिए क्या करता है, कोई क्लाइंट बड़े बड़े चेक इशू कर देता है और जैसे ही ऑडिट हो जाए वो चेक्स रिवर्स कर देता है। कभी कभी आपको वेरी शॉर्ट टाइम रहता है ऑडिट के लिए, तो ऐसे हाई वैल्यू चेक्स रहेगा तो आपको 100% चेक करना है कि ये पेंडिंग क्यों है। कोई भी चेक क्लियर होने के लिए 3 दिन का मैक्सिमम टाइम लगता है, और इन बिटवीन अगर यहाँ से चेक इंडिया में कहीं पे भी आप कोरियर कर दोगे विद इन द टाइमलाइन, कभी क्या होता है कोई चेक इशू करके अपने ही डेस्क में रख देता है, अपने ही ड्रॉअर में रख देता है, तो आपको तो वो बता देगा देखो चेक इशू कर दिया, बट वो सामने वाली पार्टी को कुरियर ही नहीं किया रहेगा, उसने चेक दिया ही नहीं। तो इंश्योर कर लो कि मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया भी कोरियर कर लोगे तो 8-10 दिन में चेक डिलीवर हो जाएगा सामने वाले पार्टी को। वो 8-10 दिन में भी डिपॉजिट करे, मैक्सिमम 15 दिन में कोई भी चेक क्लियर होना चाहिए। आप आपका रैशनल यूज करो। एक बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद है कट ऑफ। इंश्योर दैट द लास्ट कैश कट ऑफ बैंक का भी करोगे और कैश पेमेंट का भी करोगे। क्या कैसे करोगे, जो 31 मार्च है आपका, 31 मार्च 2021 के पहले के 5-10 ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन आपका कंपनी कौन से इंडस्ट्री का आप ऑडिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो हिसाब से आप कट ऑफ डिसाइड करोगे। मैंने मेरे यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया क्योंकि ये एक आईटी कंपनी के लिए मैंने बनाया था, तो वो हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन सी कंपनी, आपका इंडस्ट्री क्या है, और आप कट ऑफ डिसाइड कर लो। इंश्योर करो कट ऑफ में आप जो बेस डॉक्यूमेंट है वो चेक कर रहे हो, क्योंकि बेस डॉक्यूमेंट से आपको एक्रूवल्स मिलेंगे, प्रोविजंस मिलेंगे, और करेक्ट पीरियड को जो सपोर्टिंग है वो कौन से पीरियड में बुक होना चाहिए वो भी आपको रैशनली मिलेगा, ठीक है। कैश ऑन हैंड के लिए हम लोगों ने देखा है कि कैश सर्टिफिकेट लेना है डिनोमिनेशन की, 1,000 का कितना करेंसी है, 2,000 का कितना है, 500 का कितना है, 100 का कितना है, कॉइन्स कितना है। ये आप कब लोगे, जब ऑडिट करने जाओगे तब, या स्टॉक टेक करने जाओगे तब। जब मैं स्टॉक टेक करने जाऊंगा तब मैं ये चीज देखूंगा, ओके। क्योंकि उसके बाद क्लाइंट के पास स्कोप कम हो जाता है और आपकी रिस्क फ्रीज हो जाती है। एक आपको एक एडिशनल एविडेंस मिलता है, आपको उसी दिन आप ले लोगे, उसका कैश टैली रहेगा, कैश बॉक्स देख लेना, कैश सर्टिफिकेट ले लेना। अगर वो कैश बैलेंस और जो आप ऑडिट कर रहे हो वहां पे अगर कुछ डिफरेंस है तो आपको ढूंढना पड़ेगा रीजन क्या है। कभी एक्सेप्शनली केसेस में जेन्युइन केस भी रहेगा कि कोई करेंसी का एक बॉक्स रहेगा नीचे ऊपर रहेगा, बट जनरली जो कैश सर्टिफिकेट 31 मार्च को आप लेके आओगे स्टॉक टेक करने के वक्त, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं चाहिए।
फिक्स एसेट में क्या करो, फिक्स डिपॉजिट में आप क्या करोगे, डिपॉजिट का एक शेड्यूल बना लोगे, उसी के साथ एक्रूड इंटरेस्ट और टीडीएस का अमाउंट आप चेक कर लोगे। फिक्स डिपॉजिट आपको बैलेंस कंफर्मेशन से ही मिल जाएगा, तो वहीं पे वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है, ये इससे मुझे कंप्लीटनेस की मालूमात मिल रही है कि मेरा डेटा जो है वो कंप्लीट है। ये इससे क्या हो रहा है कि बैलेंस कंफर्मेशन आ रहा है, तो एग्जिस्टेंस मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, उसके वजह से उसका करेक्ट वैल्यूएशन कंप्लीटनेस भी समझेगा, कंप्लीट डेटा मिला है, तो वो सब यहाँ पे आपका होगा। कट ऑफ से आपको कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन समझ जाएगा, क्या सर्टिफिकेट से आपको एग्जिस्टेंस समझ में आएगा। फिक्स डिपॉजिट के इसमें कंप्लीटनेस होगा, उसके बाद आपका कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन। तो इस तरह कैश और बैंक का आप ऑडिट कर सकते हो। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सबको शेयर कीजिए, और जिस किसी को भी ये टेम्पलेट चाहिए रहेगा ऑडिट करने के लिए, वो मुझे मेल कर सकते हैं rahulbajaj41@gmail.com। कुछ भी क्वेरी है आपका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका क्वेरी सॉल्व करेगा। प्लीज नोट कीजिए, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इससे सिर्फ आपको अवेयर करना है। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी रहेंगे वो एडिशनली आपको करना पड़ेगा, ये फुल एंड फाइनल ऑडिटिंग पैरामीटर्स नहीं है। तो आप आपके इंडस्ट्री ऑडिट, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को सब कंसिडर करते हुए ऑडिट करना है। ये एक इनिशियली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया वीडियो है। थैंक यू एवरीवन।